सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर टेस्ट आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है। बिफोर एंड ड्यूरिंग टेस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करती थी एंड टेस्ट देते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखती थी जो इसको बेटर। सो टेस्ट एनालिसिस करने से पहले आपको ड्यूरिंग टेस्ट की कुछ चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपके टेस्ट एनालिसिस का ड्यूरेशन कम हो सके। लाइक मैं अपना आइडियल टाइम बताऊँ, रफली आई वुड से 1.5 to 2 आवर्स होता था। अगर सो टाइम तो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा उस पेपर को अटेम्प्ट किया है। जैसे मैं टेस्ट दे रही हूँ तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन मुझसे बनते जा रहे हैं उस पर मैं कोई भी मार्किंग नहीं करूंगी, बट जो क्वेश्चन में राउंड 1 या राउंड 2 में अटेम्प्ट नहीं कर पाई उसको मैं ऐसे सर्कल कर देती थी उसके ऊपर। एंड जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट रहता था, लाइक एक दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है एंड मैंने एक में तुक्का मार लिया एंड वो सही भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं वहां पे ऐसे स्टार लगा देती थी अपने OMR शीट पे। तो अनअटेम्प्टेड के लिए आप गोला कर लेना एंड जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, तो इन जैसे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो। तो लेट्स से कि मैंने अभी अपना टेस्ट खत्म किया है, जस्ट मैं तुरंत टेस्ट एनालिसिस के लिए नहीं बैठती थी। अभी हमने 2 घंटा 40 मिनट जस्ट अपने दिमाग को कंटिन्यूसली यूज किया है, तो थोड़ा ब्रेक आई नीड। तो मैं हर एक टेस्ट के बाद अपना 30 to 40 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट निकालती थी जिसमें मैं अपने मनपसंद काम करती थी, बिकॉज हमारे दिमाग को भी कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसी बर्नआउट स्टेट में अपना एनालिसिस करने जाओगे तो सबसे पहले तो आप लो एनर्जी के साथ टेस्ट एनालिसिस करोगे एंड आप हो सकता है कि इतने ऑलरेडी थके हुए हो इस पेपर को अटेम्प्ट करके, अगर टाइम इतना लगना चाहिए एनालिसिस में तो आप इतना लगा रहे हो। 30 या 40 मिनट्स का मैं ब्रेक लेती थी, उसमें आप या तो गाना सुन लो, वॉक कर सकते हो छत पे जाके, अब किसी से बात कर सकते हो, मैं भाई से बात कर लेती थी। उसके बाद जब आपका माइंड एकदम कूल डाउन हो जाए, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है, 1-2 बार ही हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने एनालिसिस को थोड़ा सा टाला, चलो अभी नहीं करते हैं, रात में कर लेंगे सोते वक्त। अगर रात में भी मैंने नहीं किया तो फिर मैं अगले दिन के लिए उसको टालूंगी, तो इस हिसाब से वो आपका पोस्टपोन होता जाएगा। एंड इसमें जो सबसे बड़ी गलती होगी कि आप भूल जाओगे कि आपने क्या सोच के ये आंसर टिक किया। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी एनालाइज करो। एंड आप में से मैक्सिमम बच्चों की गलतियां सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही हो रही होंगी, तो फिजिक्स को मुझे भी एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता था। फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट पता था। अगर आंसर नहीं है तो आप उस कॉन्सेप्ट को सीखो, उस पर 4-5 क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। एंड अगर आंसर हाँ है कि मुझे कॉन्सेप्ट पता था फिर भी मुझसे गलत हुआ, तो फिर फाइंड करो, या तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगी एंड उसका मैंने आपको बता दिया कि आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। हाँ, बट केयरफुल होकर कैलकुलेशन करने हैं, बट टेंशन नहीं लेना इसका। एंड सेकंड कैटेगरी है कि मुझे कॉन्सेप्ट पता था एंड मुझे ये भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस मुझे नोट्स में कराए गए हैं, बट मुझे अप्रोच पता नहीं लग पाता, तो आप उस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड अगर किसी भी टॉपिक से आपको डर लग रहा है ना, तो उसका डर मिटाने का एक ही तरीका है कि आप उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन लगा दो तो उसका डर धीरे धीरे कम होता जाए। तो आपके नोट्स में जहां से भी वह क्वेश्चन कराया गया है एक बार वहां पे जाके पढ़ो उसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, एंड देन वापस आओ इस क्वेश्चन पे। अगर फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बना, उसी टॉपिक का लेक्चर एक बार देख लो। लेक्चर से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, जितना सर ने मुझे बताया उतना मुझे इस कॉन्सेप्ट में आता है। एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। एंड टीचर्स हर एक टॉपिक पे यार सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं क्लास में ही, कि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा किसी और जगह। एंड देन एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे अप्रोच ही नहीं पता लगता कैसे मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, तो उसका एक ही तरीका है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आपका अप्रोच डेवलप हो पाएगा। देयर इज नथिंग एल्स। एंड वो जो गिवन एंड टू इनफाइंड वाला इन्फॉर्मेशन था वो मैं फिजिक्स में भी बहुत लगाती थी एंड फिजिक्स में उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो आप भी गिवन एंड टू फाइंड वाला तरीका यूज करो फिजिक्स में। उन गिवन वाले से कोई भी एक फॉर्मूला रिलेट करके निकाल सकते हो, एंड अगर फिर उस एक फॉर्मूला से आपका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन पता लग गया जिससे आपका जो टू फाइंड करना है वो निकल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को अपना दिमाग खोल के सॉल्व करो। एंड अगर फिर भी कोई आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया तो मुझे सोचना पड़ेगा या फिर मुझसे नहीं होगा, तो आप उसको अपनी मिस्टेक डायरी में लिखो एंड उस कॉन्सेप्ट को भी अपने मिस्टेक डायरी में ऐड कर लो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे फिर से थॉरली रिवाइज करना है 1 हफ्ते बाद। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन इस वजह से सिर्फ गलत हो रहा है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद था, तो अपनी फॉर्मूला शीट पे पूरा कमांड रखो। फिजिक्स में मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं फिजिक्स में, अभी भी नीट 2026 में भी। एंड फॉर्मूला शीट आप ऐसे रखो कि आप रोज रिवाइज कर पाओ, तो एक तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सेकंड है, अगर अप्रोच नहीं डेवलप हो पा रहा तो आप उस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपका अप्रोच डेवलप हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ऑफकोर्स आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे आपके प्रैक्टिस के। असली मिस्टेक्स है तो वो आपको अंडरलाइन वर्ड्स करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे। गिवन एंड टू फाइंड वाला तो मैंने आपको बताया ही था। ये 5 तरीके आप फॉलो करके देखो, आपके टेस्ट में मार्क्स जरूर से जरूर इंप्रूव होंगे। एंड फिजिक्स में मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो फिजिक्स में मैं सही क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस को देख लेती थी, एक बार गो थ्रू बस कर लेती थी कि हाँ, मैंने जिस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया या मैंने जिस सोच से ये क्वेश्चन सॉल्व किया
कि सॉल्यूशन में भी उसी स्टेप से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड फिर कभी वो फ्यूचर में अगर आपके पास वो ऐसा वैसा क्वेश्चन सामने आया तो आप डरोगे नहीं। आपको पता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट में सही किए, आप इस बार भी सही करके ले जाओगे। तो फिजिक्स में आई वुड से कि आपके जो सही क्वेश्चन है उनको भी आप एक बार जरूर गो थ्रू कर जाओ। अगर मान लो 45 क्वेश्चन है उसमें आपके 30 ही सही है, तो कम से कम 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अगर ये क्वेश्चन कहीं बार में मुझे फ्यूचर में नजर आए, चाहे वो किसी और मॉक में हो चाहे वो नीट पेपर में हो, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सही कर पाओगे। बाकी बचे 15 क्वेश्चंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे एनालाइज करना है। तो फिजिक्स में आई वुड से कि सही क्वेश्चंस को भी देखो एंड गलत को तो आपको देखना ही है, या फिर जो आपने जो छोड़ा है उसको तो आपको देखना ही है। एंड जो स्टार वाला मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूमिंग लगा कर दिया, तो उसका एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना कि क्या सॉल्यूशन में कोई शॉर्ट मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो, या फिर आपने अननेसेसरी उसका स्टेप बढ़ा दिया। वैसे तो मैंने बोला है कि आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन देख लेना फिजिक्स में, अगर आपकी फिजिक्स में जैसे वीक है तो। जो बाकी बचे 15 क्वेश्चन है उसका तो मैंने आपको बताया ही। तो फिजिक्स में मैं ये काम जरूर करती थी कि मैं सही क्वेश्चंस को भी देखती थी। एंड इस सही बताऊं, इसने मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ कर दिया। सो आई ऑलवेज स्टार्टेड विद बायो बिकॉज बायो वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट भी बायो करती थी एंड एनालाइजेशन में भी मैं सबसे पहले बायो को रखती थी। तो अब सोचो कि तो बायो में अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है या फिर छोड़ा है तो उसके सिर्फ 3 ही रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि वो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन ना हो, आपके नोट्स में कहीं मेंशन ना हो, आपने कभी पढ़ा ही ना। बिकॉज लास्ट ईयर मुझे पीडब्ल्यू के टेस्ट में ऐसे काफी क्वेश्चन मिलते थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, जिसका हमारी एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको आप क्या करो, उसका सॉल्यूशन देख लो, रीडिंग ले लो, आगे बढ़ जाओ, उसको कुछ भी नहीं करना आप। सेकंड हो सकता है जिसमें आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ठीक से, आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, आपको 2 ऑप्शन सिमिलर से लग रहे होंगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आपकी गलती के हिसाब से गलत हो गए, वो उन क्वेश्चंस को आप कुछ मत करो, टेक योर एनसीईआरटी। जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है उस टॉपिक की एक बार रीडिंग ले लो। मैं क्या करती थी, जैसे मान लो मेरा ये वाला लाइन है जो कि मैंने टेस्ट में गलत किया है, तो मैं पेज को ऐसे फोल्ड करती थी कि वो डायरेक्ट उस लाइन पे जाके फोल्ड हो जाता था। तो इससे मैं उस पेज को भी वापस से पढ़ूंगी एंड उस लाइन पे मेरा एक्स्ट्रा फोकस रहेगा कि ये लाइन मैं एक बार टेस्ट में गलत कर चुकी हूँ, मुझे इस लाइन पे अब फोकस करना है। एंड थर्ड आपकी कैटेगरी होती है सिली मिस्टेक्स। पूछा किसी और के बारे में है, आपने कुछ और पढ़ लिया, इनकरेक्ट करेक्ट हो सकता है, रिस्पेक्टिवली हो सकता है। एंड देन मतलब आप समझ रहे हो ना, आपकी रीडिंग मिस्टेक आपकी जो भी है उसको आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में यू विल सी कि मैंने करेक्ट, इनकरेक्ट, रिस्पेक्टिवली, इन सारे वर्ड्स को मैं ऐसे अंडरलाइन कर देती थी। या फिर इस क्वेश्चन में जो वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर लूंगी। कई बार ऐसा होता है हमने पढ़ा है कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है बट हम करेक्ट वाला ऑप्शन ही टिक करते हैं। यहाँ पे मान लो इनकरेक्ट पूछ रहा है एंड मैंने करेक्ट वाला ऑप्शन अगर मैं टिक करने जाऊंगी भी तो मैं देख लूंगी अरे मैंने तो इनकरेक्ट सर्कल किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपनी कई सारी गलतियां को अवॉइड कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आपका बायो का मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। सो ये है तरीका आपको प्रॉपर बायो एनालिसिस करने का। एंड बायो के एनालिसिस में मुझे 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगा बिकॉज मैंने इतना क्वेश्चंस कभी बायो में गलत ही नहीं किया कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। उसके बाद मैं जाती थी अपने केमिस्ट्री पे बिकॉज मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता था एनालाइजेशन में, तो मैं उस पर लास्ट में जाती थी। और थ्योरेटिकल पोर्शन लाइक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आपको सेम तरीका यूज करना है कि 2 कैटेगरी मैंने बताई थी, एक तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, दूसरा आपका टाइम कंज्यूमिंग, कंफ्यूजन, डाउट वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों कैटेगरी को आप अपने नोट्स से रिवाइज करोगे एंड ये जरूर फाइंड आउट करना कि आपको कंफ्यूजन आया क्यों एंड उसको उसी वक्त क्लियर कर लेना। एंड अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप उससे डिमोटिवेट मत हुआ करो, आप उसको ऐसे पॉजिटिवली लिया करो कि अगर ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है तो मैं इसको गलत कर देती, मेरे 4 नंबर चले जाते हैं। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे एक एक मार्क्स पे कितने बच्चे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आपने छोड़े, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इतना पढ़ने के बावजूद आपको इरिटेट नहीं होना है। मान लो कि एक बच्चे ने 680 स्कोर किया है इस पेपर पे एंड आपने अगर 440 स्कोर किया है तो 680 स्कोर वाले बच्चे को ये पेपर उतना सिखा के नहीं जाएगा जितना आप इस पेपर से सीखोगे। आपने कितनी सारी गलतियां 1-3 घंटे के मॉक टेस्ट से सुधार ली। अब वो बच्चा इतनी सारी गलतियों को फाइंड करने के न जाने कितने मॉक्स लगाएगा, तब उससे अपनी इतनी सारी गलतियां रियलाइज हो सकती है। बट आप एक पेपर से अपनी इतनी सारी गलतियां आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, करेक्ट कर पा रहे हो, तो आपको खुश होना है। इसलिए भी मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड केमिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उनको हम एक साथ देखेंगे। अभी हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ओसी एंड आईओसी में भी आपको ऑन दी स्पॉट आप अपने नोट्स खोलो, उस टॉपिक की रीडिंग लो, फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस टॉपिक पे तो और 5-6 क्वेश्चंस लगा लो। लाइक ऑर्गेनिक मान लो मेरे SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ऑफकोर्स आई विल रिवाइज द टॉपिक। फिर भी अगर मुझे ये क्वेश्चन करते वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं क्लास क्वेश्चन बैंक अपना उठाऊंगी, PYQs उठा लूंगी एंड मैं उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लगा लूंगी, तो आपको श्योरली उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनऑर्गेनिक की मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे भूल जाते हैं ट्रेंड्स, ट्रिक्स एक्सेट्रा
कंसेप्शन, उसमें आपका एक ही तरीका है जो कि रिविजन। आपको रिविजन तक ही रखनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक में। तो अब मूव करते हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके 3 ही रीजन हो सकते, या तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, सेकंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थर्ड आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आपको अप्रोच नहीं पता चल पा रहा कि इसको मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं। मुझे समझ भी आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, ऐसा क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ बट मुझे अप्रोच नहीं पता चल पा रहा। तो उसमें आप सबसे पहले करो कि गिवन, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको उस क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिख लो, एंड आपको जो निकालना है एट लास्ट वो भी आप लिख लो। तो उससे आपका एक रोड मैप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ठनकेगा कि यार ये चीजें गिवन है, इससे मैं ये निकाल सकता हूँ एंड फिर उसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। एंड फिर याद करो कि क्या आपके नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर कराए गए हैं तो जाओ अपने नोट्स को रिवाइज करो, उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो एंड देन आप वापस इस क्वेश्चन पे आओ एंड फिर इसको रीअटेम्प्ट करो। अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन न्यू सा है या फिर इस क्वेश्चन को मैंने आज तक मतलब ऐसा कभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, आप अपनी मिस्टेक डायरी में उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, या फिर आप अपना ऐसा एक नोटबुक बना लो जिसमें आप नए नए क्वेश्चन को जो आप टेस्ट में गलत कर रहे हो आप उन क्वेश्चन को वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये वाला तरीका आप फॉलो करो एंड डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मिलेंगे हम डायरेक्ट रिविजन वाली वीडियो में कि मैं कैसे न्यू प्लस ओल्ड रिवाइज कर पा रही थी, कैसे मैंने थ्रू आउट ईयर अपना हर एक सिलेबस रिवाइज रखा। तो हम उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।